नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम में आर इज क्लोज्ड रीजन ऑफ द एक्स वाई प्लेन। ये डेफिनेशन हम करेंगे एक्स वाई प्लेन में, यहाँ पे वाई जी प्लेन भी हो सकता है। और देखते हैं, बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी and if m and n are continuous functions of x and y having continuous derivatives in that region R में, then ये जो क्लोज्ड इंटीग्रल है m dx प्लस n dy इक्वल, इसको डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R, और ये इसके इक्वल हम लिख सकते हैं, ठीक है, where C is traversed in positive counterclockwise direction। ठीक है, तो बस आपने ये 3 स्टेटमेंट्स अच्छे तरीके से इनको याद रखना है, माइंड में रखना है। अब यहाँ से कुछ शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। जैसे ये पहला है, ये क्या है, इसको ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी कहते हैं। मतलब डेल फाई फाई डेल स्केयर साई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई डीवी, जो इक्वल होता है डबल इंटीग्रल वॉल्यूम और सरफेस का रिलेशन शो कर रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, ये इतना कोई ज्यादा बर्डन नहीं है। अगर पूछा भी गया तो आपको इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 आप यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं इस जगह पे। ये देखें ना कि ये जो सर्कल है ये डॉट और क्रॉस को शो कर रहा है, या दूसरी मल्टीप्लिकेशन को भी शो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये ग्रीन्स थ्योरम का प्रूफ है। प्रूफ प्रूफ तो करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ग्रीन्स थ्योरम का जो प्रूफ है ना, वो करने की पीपीएससी में जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मेरे जो लेक्चर्स हैं वो सारे पीपीएससी से रिलेटेड है, टेस्ट रिटन टेस्ट से रिलेटेड है, सही है। तो इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, वरना हम इसको स्किप कर देंगे, आगे चलते हैं। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि करना, मतलब करना क्या है पीपीएससी में, क्या चीजें पढ़े, कैसे पढ़े। तो ये मेरे जो सेशन है इनका मकसद ही ये है, ठीक है। ये प्रॉब्लम 12, इसकी स्टेटमेंट को आप कीजिएगा। बोरिंग इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि आप पहले भी ये चीजें छोड़ देते हैं और अभी भी आप छोड़ देंगे, ज्यादातर लोग जो है ना। तो यहाँ से ही नंबर बनते हैं आपके, एक एक नंबर बड़ा जरूरी होता है। सीनियोरिटी भी होती है ना बाद में, अगर जॉब मिल जाए तो उसमें सीनियर और जूनियर भी ये मार्क्स की बेस पे ही होता है बंदा, प्रमोशन वगैरह का जो चक्कर होता है बाद में। इसलिए एक एक नंबर बड़ा जरूरी है आपके लिए। मतलब अगर आपने, अभी तो आपका रिटर्न नहीं हुआ, अभी तो आप कर सकते हैं स्ट्रगल, फिर जब रिटर्न में मार्क्स का पता चल जाएगा, जब भी चलेगा, चले सिलेक्शन के बाद चले या जब भी, तो फिर बंदा कहता है कि यार
थोड़े से नंबर और आ जाते, जहाँ थोड़ी मेहनत की थी सिलेक्शन हो गई, या थोड़ी और मेहनत कर लेते तो सीनियोरिटी में चला जाता है बंदा। तो पहला तो ये है कि पास होना लाजमी है। ये 20 इसको करना है अपने अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो इसके इक्वल होता है 3v के। ये मेरा ख्याल है कि ये 2015 के पीपीएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2015। ठीक है, ये आया हुआ है क्वेश्चन, आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट, ये जो 22 है इसको कीजिए, 23 की स्टेटमेंट को ये आपने याद रखना है। ये मैं बुक सेंड कर दूंगा आपको, जिस पे ये निशान वगैरह लगाए हैं। इसकी स्टेटमेंट ये 34 की स्टेटमेंट, फिफ्टी सिक्स की स्टेटमेंट, 57, 58, 59 और ये 60 इसकी स्टेटमेंट, 61, 62, ये 69, 67 और ये 71 की स्टेटमेंट। सही है, तो ये आपने करनी है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 7 आ जाता है जी, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। कर्वीलिनियर का कंसेप्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको इसमें कुछ एक दो पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। इसमें जो है ये देखें, मतलब चैप्टर 7 में आपने ये चीजें करनी है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से क्या रिलेशन होता है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में एक्स जो है वो आपने अक्सर पढ़ा होगा, एक्स इज इक्वल और कॉस थीटा। मतलब आप इसकी जगह पे और लिख रहे होते हैं और फाई की जगह पे, इस फाई की जगह पे आप लिख रहे होते हैं थीटा। मतलब आर थीटा और जी आप कहते हैं अक्सर, लेकिन जरूरी नहीं कि इसको आर थीटा जी कहा जाए। थीटा को आप एंगल कह रहे होते हैं, इस आर को आप रेडियस कह रहे होते हैं। ठीक है, तो रेडियस को इससे भी डिनोट कर सकते हैं, एंगल को आप फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। बस ये इसका थोड़ा ही काम रह गया ना, अभी आप देखेंगे ये चैप्टर भी बस खत्म होने लगा है। और y जो है वो आर साइन थीटा के इक्वल है, जिसको हम आर साइन फाई भी कह सकते हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये रिलेशन आ गया। और स्केल फैक्टर्स जो होते हैं इसके, वो 1 r, ये जो और 1 होते हैं स्केल फैक्टर्स। वैसे आप स्केल फैक्टर को छोड़े, जस्ट आप ये रिलेशन याद रखें। इसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये रिलेशन याद रखें, एक्स वाई और जी का, ये वाला। ठीक है,
इसके बाद पैराबोलाइडल कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें यू वी और जी होता है, यू वी जी। तो z इक्वल टू जी होता है, बाद में आपको दो दो और याद करने हैं, एक x और एक y की वैल्यू। तो x जो है वो यू स्केयर माइनस वी स्केयर ओवर 2, और y जो है इनका प्रोडक्ट होता है। सही है। उसके बाद ये हो गया। ये जो थे ना, ये पैराबोलिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट आ जाता है पैराबोलाइडल कोऑर्डिनेट्स, जिसमें x की वैल्यू होती है यू वी कॉस फाई, फिर यू वी साइन फाई, और z की वैल्यू होती है 1/2 यू स्केयर माइनस वी स्केयर। अगर देखा जाए तो इसमें जो z की वैल्यू है पैराबोलिक सिलेंड्रिकल में, वो x की वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद एलिप्टिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो है, उसमें x की वैल्यू है a cos हाइपरबोला u cos v, और y की वैल्यू है a sin हाइपरबोला u sin v, और z इक्वल टू z। जबकि a इसमें क्या है, a कोई रियल नंबर है, ठीक है। जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस पे ये पॉइंट है। ये जो एलिप्स होती है, एलिप्स में दो एक्सिस होते हैं ना, जैसे ये देखें, ये एक एलिप्स है, तो ये इसमें एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है और वाई एक्सिस माइनर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस पे ये पॉइंट है ए, कोई रियल नंबर है। ये 6 वाला आप रहने दें, 6 वाला आप छोड़ दें, ये 7 वाला भी आप छोड़ सकते हैं, और ये 8 वाला भी आप छोड़ दें, ये 9 वाला भी। तो इसमें जस्ट आपने ये कोऑर्डिनेट्स की वो जो है ना, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज कि एक्स किसके इक्वल है, वाई किसके इक्वल है, वो आपने अपने माइंड में रखनी है। सही है। अगर इतना काम आप कर सकते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। उसके बाद इस चैप्टर में से कुछ नहीं करना। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो चैप्टर आ जाता है जी, टेंजर वाला। अभी मैं आपको बताता हूँ। पीपीएससी के हवाले से इतना करना इनफ है इस चैप्टर का। और जो आगे चैप्टर 8 आ जाता है जी, टेंसर एनालिसिस। अभी इसके बारे में हम देख लेते हैं। मेरे पास एक दूसरी बुक भी है, इसमें कार्टेशियन टेंसर्स 244। ये शाम सीरीज वाली बुक से ही ठीक है। तो ये जी सबसे पहले नंबर पे समेशन कन्वेंशन आ जाता है। समेशन कन्वेंशन, ये जो आपके पास एक इक्वेशन है, इसको आपने समेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको हम कहते हैं समेशन कन्वेंशन। तो इसमें जो इंडेक्स है वो दो किस्म के होते हैं, एक डमी इंडेक्स होता है, एक फ्री इंडेक्स होता है। तो जो होता है जी डमी इंडेक्स ये रिपीट होता है। और डमी इंडेक्स को आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि डमी इंडेक्स को आपने यूज करना होता है इनसाइड इक्वेशन एज अ सम, और जो फ्री इंडेक्स होता है ये डू नॉट रिपीट होता है।
और ये रिप्रेजेंट करता है जी नंबर ऑफ इक्वेशंस को। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कहता हूँ ए आई जे, ठीक है, ए आई जे और एक्स आई, जबकि आई को मैं 1 2 3 कह लेता हूँ और जे को मैं 1 2 कह लेता हूँ। तो अब आपने बड़े गौर से मेरी बात सुननी है। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आपने पहचान करनी है कि डमी इंडेक्स कौन सा है। आप बता सकते हैं कि डमी इंडेक्स आई डमी है या जे डमी है। मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, डमी इंडेक्स के बारे में लिखा है कि डमी इंडेक्स रिपीट होता है। अब आप ये बताएं कि इसमें रिपीट कौन सा हो रहा है, आई। तो इसका मतलब है कि आई एक डमी इंडेक्स है, और डमी इंडेक्स जो होता है वो यूज होता है इनसाइड इक्वेशन एज अ सम। ठीक हो गया, ठीक हो गया, पता चल गया है। इसका मतलब है कि आई जो है वो डमी इंडेक्स है और जे जो है वो फ्री इंडेक्स है। ऐसे ही है। अब मैंने कहा था कि फ्री इंडेक्स को रिपीट, ये रिपीट नहीं होता, जो कि हमें नजर आ रहा है कि जे रिपीट नहीं हो रहा, और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इक्वेशंस को। अब आप मुझे ये बताएं कि जे की वैल्यू क्या है। जे की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है। इसका मतलब है कि जे की वैल्यू 2 बार है, एक आई है और एक 1 है और एक 2 है। तो इसका मतलब है कि इसमें 2 इक्वेशंस होंगी। कितनी इक्वेशंस होंगी? 2 इक्वेशंस होंगी। तो अच्छा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना, ए आई जे इज इक्वल टू बी जे, इस तरीके से। सही है। तो क्योंकि इक्वेशन बनानी थी, हमें इस तरह से पता चला है 1 2। ये वैल्यूज का किस तरह पता चला, ये तो खुद से हमने लेट किया हुआ है। ये कुछ भी हो सकता है। ये जो वैल्यूज हैं ये कुछ भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 तक जा सकती हैं। चले मैं इसको 3 4 तक ले जाता हूँ, 3 4 तक। तो अब हमारे पास 4 इक्वेशंस बनेगी। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आपने किसको वेरी करना है? फ्री इंडेक्स को। तो यहाँ पे फ्री इंडेक्स जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशन को बताता है। तो फ्री इंडेक्स जो है वो जे है, तो हम जे को वेरी करते हैं। तो जे की वैल्यू पहले यहाँ पे 1 रखते हैं, तो आ जाएगा ए आई 1 एक्स आई इक्वल बी 1। ये पहली इक्वेशन आ गई। फिर अब जे की वैल्यू 2 रखते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये नंबर ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो जितनी जे की वैल्यूज होंगी उतनी इक्वेशंस बन जाएंगी। तो ये आ जाएगा ए आई 2 एक्स आई इक्वल बी 2। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ए आई 3 एक्स आई और ये बी 3। ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई। ए आई 4 एक्स आई इक्वल टू बी 4। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो ये हमने फ्री इंडेक्स को यूज कर लिया। अब जे का काम खत्म हो गया। अब आपने यूज करना है डमी इंडेक्स को। और डमी इंडेक्स के बारे में मैंने बताया है कि यूज इनसाइड ऑफ इक्वेशन एज अ सम। तो अब आई की वैल्यू 1 2 3 है। तो जो ये पहली इक्वेशन है, इस पहली इक्वेशन में डमी इंडेक्स यूज करना है एज अ सम। तो सबसे पहले इसमें हम आई की वैल्यू 1 यूज करते हैं। तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी इसमें। इस आई की जगह पे आ जाएगा 1। जे तो पहले ही 1 था। 1 1 एक्स 1, 1 यूज कर लिया। अब 2 यूज करना है प्लस लिख के। प्लस ए 2 1 एक्स 2, फिर प्लस, और फिर इसकी लास्ट वैल्यू ए 3 1 एक्स 3, जो कि इक्वल है बी 1 के। तो असल में एक्चुअल में पहली इक्वेशन ये बन गई। इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन बनेगी, दोबारा से आई वेरी करना है आपने। तो ये आ जाएगा ए 2 2 एक्स 2 प्लस ए, सॉरी ये 1 2 था, ए 1 2 एक्स 1 प्लस ए 2 2
x2 प्लस a3 टू x3 इक्वल टू b2। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इसी तरह तीसरी इक्वेशन बन जाएगी और इक्वेशन 4 बन जाएगी। दोबारा से बता दूं कि डमी इंडेक्स की वजह से ये वाले सम आए हैं। ये जो सम आए हैं ये डमी इंडेक्स की वजह से आए हैं। और जो इक्वेशंस बनी है ये इक्वेशंस बनी है इस फ्री इंडेक्स की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे किधर चला गया, देखें ये जो होता है ना हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ, लॉ होता है, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बस इस लॉ को आपने याद रखना है। ये आपके पास कोई टेंजर है, इस टेंजर के ऊपर अगर आप इंडेक्स लिखेंगे ना तो ये होगा कंट्रावेरिएंट। ऊपर इंडेक्स होगा तो कंट्रावेरिएंट, या आप इस तरह लिख लें कि नीचे इंडेक्स लिख लें तो ये कोवेरिएंट होगा। अब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, ट्रांसफॉर्मेशन का असल मतलब ये होता है फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब कि अगर आप प्लेन में हैं, किसी प्लेन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई, और प्लेन से आप जाना चाहते हैं पोलर में, प्लेन पोलर में, तो वो होगा आर थीटा। तो आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना चाहते हैं तो आपको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। अब जो टेंसर है वो कंट्रावेरिएंट भी हो सकता है, कोवेरिएंट भी हो सकता है। कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट की पहचान है कि अगर इसके अप साइड पे इंडेक्स होगा तो ये कंट्रावेरिएंट होगा, कंट्रावेरिएंट, और अगर ए के नीचे इंडेक्स होगा तो ये फिर कोवेरिएंट होगा। तो कोवेरिएंट टेंसर और कंट्रावेरिएंट टेंसर की पहचान इस तरीके से करनी है। अब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि इसमें एक इंडेक्स है। कितने इंडेक्स है? एक इंडेक्स है। तो एक इंडेक्स के लिए यहाँ पे एक क्रोनिकर डेल्टा यूज होगा, क्रोनिकर डेल्टा, और साथ दोबारा से ए आ जाएगा। मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जो ये ए है इस ए के ऊपर है, तो इस क्रोनिकर डेल्टा में ये ऊपर आ जाएगा, और जो इसके नीचे आएगा वो एक न्यू इंडेक्स आ जाएगा, मतलब ए प्राइम आ जाएगा। तो जो न्यू इंडेक्स है ना वो न्यू इंडेक्स डमी इंडेक्स होना चाहिए। हमेशा जो भी आप न्यू इंडेक्स यूज करते हैं, न्यू इंडेक्स को आपने हमेशा अपने डमी इंडेक्स के तौर पे लेना होता है। ठीक है, तो जैसे ए प्राइम है तो ये रिपीट कर दिया हमने। अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को हम लिख सकते हैं पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स। तो जो ए है ना ये ए इधर आ जाएगा और ये ए प्राइम इधर आ जाएगा, और ये जो है हमारे पास दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ए तो इसको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं जी, कंट्रावेरिएंट का। अब आप कोवेरिएंट का देखें दोबारा से। अब हमने कोवेरिएंट का लिखना है, तो ए के नीचे हम ए लिख लेंगे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में, तो क्रोनिकर डेल्टा और ए आ जाएगा। अब क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट में है तो क्रोनिकर डेल्टा के साथ ये सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला आ गया है तो बिल्कुल इसके ऊपर हम ए प्राइम वाला लिख लेंगे, और क्योंकि ये एक कोवेरिएंट है तो जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम या दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है
दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ये नीचे ही होगा इंडेक्स। याद रखना है कि ए का इंडेक्स जो पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, अगर नीचे है तो इधर भी ये नीचे ही आना है। जैसे यहाँ पे इस ए के ऊपर था तो इस ए के ऊपर आया है जो न्यू इंडेक्स आया है। तो ये डमी इंडेक्स आ गया। अब इसका फार्मूला मैंने आपको अभी बताया, इसको कैसे करना है, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स। और ए प्राइम ऊपर है तो ए प्राइम ऊपर आ जाएगा, और ये ए इधर आ जाएगा, और ए प्राइम। तो ये हमने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया कोवेरिएंट टेंसर का। ठीक है, तो ये मैंने आपको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनाने का तरीका बताया है। ये कंट्रावेरिएंट का है, और ये जो है ये कोवेरिएंट का। मैं प्राइम यूज कर रहा हूँ, वो बार यूज कर रहा है, बात एक ही है। अब इसमें ये देखना है कि रैंक रैंक या ऑर्डर ये सेम ही चीजें हैं। आप ये देखें कि इसमें एक इंडेक्स है, ए है, इसका रैंक 1 है, इसका रैंक भी 1 है, इसका रैंक भी 1 है। अगर ये देखा जाए A, A, B, C, D, इसमें 4 इंडेक्स हैं, तो इसका रैंक कितना होगा, 4 होगा। तो रैंक की पहचान होगी इंडेक्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, मिक्स्ड टेंसर क्या होता है। अब ये देखें इसमें कितने इंडिसेस हैं, कोई बताएगा। देखें इसमें कितने इंडिसेस हैं, 2 हैं, तो ये रैंक 2 है। अब ये जो इंडिसेस है ए के ऊपर है या नीचे है, अगर ए के ऊपर है तो ये फिर कंट्रा वेरिएंट होगा। ठीक हो गया। अब इसका लॉ कैसे बनाना है, कंट्रा वेरिएंट का लॉ आपने कैसे तैयार करना है, बहुत इजी है। अगर मैं मिसाल के तौर पे इस ए के ऊपर ए बी लिख दूं, तो ए बी क्योंकि ये 2 इंडेक्स हैं तो यहाँ पे 2 कोर्निकर डेल्टा आ जाएंगे ये, और दोबारा से हम ए को लिख देंगे। अब पहले कोर्निकर डेल्टा को इंडेक्स ए दे दिया, दूसरे कोर्निकर डेल्टा को इंडेक्स बी दे दिया। अब इसके लिए न्यू आ गया ए प्राइम, इसके लिए इस बी के लिए न्यू आ गया बी प्राइम। अब देखें कि ये जो ए बी थे ये दोनों ए के ऊपर थे, तो यहाँ पे जो न्यू आएंगे वो भी ऊपर ही आएंगे। अब इनको आप पार्शियल डेरिवेटिव्स में चेंज कर लें, आ जाएगा पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स, फिर दोबारा से पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स, और ये ए आ जाएगा। यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ए प्राइम आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे बी प्राइम आ गया, और यहाँ पे ए प्राइम बी प्राइम आ गया, ए ए बी। तो ये आपके पास सेकंड रैंक का फार्मूला बन गया। बहुत ही आसान तरीका है, मैंने आपको बताया कि कैसे फार्मूला तैयार करते हैं। ठीक है, अब देखें अगर इंडेक्स नीचे आ जाए तो फिर ये कौन सा टेंसर होगा, सेकंड होगा, सेकंड रैंक होगा, और ये कोवेरिएंट होगा। ठीक है, और अगर इंडेक्स इस तरह से आ जाए कि ए बी, तो इसमें 2 इंडिसेस हैं, देखा जाए तो ये कंट्रा वेरिएंट भी है, ये कोवेरिएंट भी है। तो ऐसा टेंसर जो कंट्रा वेरिएंट भी हो कोवेरिएंट भी हो, तो उसको हम कहते हैं जी मिक्स्ड मिक्स्ड टेंसर। अब जरूरी नहीं कि दोनों में सेम इंडेक्स हो, इस तरह भी हो सकता है A, A, B, C, D। तो क्योंकि ये इस ABC की वजह से कंट्रा वेरिएंट है, इस D की वजह से ये कोवेरिएंट है, तो ये कंट्रा वेरिएंट भी है कोवेरिएंट भी है, तो फिर ये मिक्स्ड होगा। और इसका जो रैंक होगा वो आपके पास आ जाएगा 4, इसका रैंक आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये उसने फार्मूला बनाया हुआ है, ये आप बना सकते हैं बहुत इजी। ये कोर्निकर डेल्टा आ गया है, पहले उसने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया लेकिन इसका मतलब यही होता है। तो ये हमने कोर्निकर डेल्टा को इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ पे। अगर ये दोनों सेम होंगे तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज आंसर 0 आएगा। हाँ, रैंक बिल्कुल जो इंडिसेस की तादाद होती है वही रैंक होता है।
जैसे इसमें कितने इंडिसेस हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका रैंक 5 होगा। इसमें ऊपर कितने इंडिसेस हैं, 3, तो कंट्रा वेरिएंट में इसके 3 इंडिसेस हैं और नीचे 2 हैं, तो कोवेरिएंट में इसके 2 इंडिसेस हैं। तो ओवरऑल ये इसके 5 हैं और ये मिक्स्ड है। मैंने आपको भी बताया था कि जो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट होता है वो मिक्स्ड होता है। और अगर कोई फंक्शन हो फाई जिसमें कोई इंडेक्स ना हो, तो इस फाई को स्केलर या इनवेरिएंट कहते हैं और ये जीरो रैंक टेंसर होता है जिसमें कोई इंडेक्स नहीं होता। और ये जो है ना, बार बार इंडिकेट कर रहा है दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखें, तसल्ली से मेरी बात सुननी है कि ये ए बार जो है, ए बार आप नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं, आप इंडिसेस के ऊपर प्राइम लगा दें। मतलब इस रूल को आप ऐसे लिख सकते हैं, APRMIJ, ऐसे लिख के, तो PRM ऊपर है 3, ये ऊपर आ गए, IJ नीचे आ गए। ये आप एक्स बार यूज ना करें, आप एक्स को एक्स ही रहने दें। पी के साथ जो आप न्यू इंडेक्स यूज कर रहे हैं ना, क्यू, इस क्यू को भी यूज ना करें। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शल एक्स बाय पार्शल एक्स, पी, इसके ऊपर भी दोबारा पी लिखे लेकिन पी के ऊपर प्राइम लिख ले। मतलब पी प्राइम आप यूज कर सकते हैं अगर आपने बार यूज नहीं करना। देखे ना, मैंने यहाँ पे ए सिंपल यूज किया, मैंने ए बार यूज नहीं किया। तो जब मैं इधर ए लिखूंगा, तो इस ए के साथ जो इंडिसेस यूज करूंगा ना, जैसे पी प्राइम है तो पी प्राइम यहाँ पे यूज करूंगा। बात समझ रहे हैं? तो ये नोटेशन नोटेशन है और कुछ भी नहीं है। तो टेंसर ऑफ रैंक 0 है, जो कि स्केलर फंक्शन होता है, और स्केलर फंक्शन हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम होता है। सिमेट्रिक टेंसर या स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर क्या होते हैं? सिमेट्रिक टेंसर ऐसे टेंसर होते हैं जिनमें हम दो इंडिसेस को आपस में चेंज करें और कोई फर्क ना पड़े उसको। जैसे ये देखें, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक टेंसर है, AMPRQS। तो आप एम और पी को सिर्फ इंटरचेंज करें, ये PM हो गया। और यहाँ पे जो साइन है वो प्लस ही है, माइनस नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक टेंसर। ठीक है, और ये डेफिनेशन प्रॉपर इधर लिखी हुई है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक ये होगा कि अगर आप दो इंडिसेस को चेंज करें, यहाँ पे माइनस का आ जाए साइन, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब टेंसर्स की एडिशन कब पॉसिबल है? जब ये हमारे पास जो नया टेंसर आएगा उसके भी वो जो इंडिसेस हैं वो सेम होंगे। सब्ट्रैक्शन भी तब पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन, ये दो किस्म की होती है, एक आउटर मल्टीप्लिकेशन होती है, इसको आप रहने दें मल्टीप्लिकेशन को। पूछा इसमें सिर्फ यही जाता है कि इसका रैंक कितना है या जो भी है। एक और चीज है, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, AABCCD, इसका रैंक कितना है? जल्दी से बताएं। बताएं बताएं, शाबाश। 5 5 स्टूडेंट्स 5 5 बोल रहे हैं, बाकी भी बताएं। हमारे पास इस टाइम क्लास में 7 8 स्टूडेंट हैं, सारे बताएं।
अगर मैं ये कहूं कि आपका एक नंबर माइनस हो गया है, 1.25 मार्क्स माइनस हो गए हैं, तो आपको कैसा लगेगा? वैसे बताएं कैसा लगेगा? हाँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा पता है क्यों हुआ है? सबसे पहले नंबर पे ये देखें कि क्या इसमें कोई डमी इंडेक्स है। क्या इसमें डमी इंडेक्स है? सी डमी है। सी डमी है ना? तो डमी को छोड़ दें, डमी को भूल जाए, बाकी कितने इंडिसेस बचे हैं? 3। तो इसका रैंक 3 होगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ए बी सी डी, बी सी डी, इसका रैंक कितना है? तो इसमें डमी इंडेक्स कौन कौन सा है? बी डमी है, बी को छोड़ दिया। सी डमी है, सी को छोड़ दिया। डी डमी है, डी को भी छोड़ दिया, तो इसका रैंक 1 है। तो रैंक कैलकुलेट करने के लिए डमी इंडिसेस को